सुखासन या पद्मासन में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। Stretch your spine. Chin should perpendicular to the ground. Very good. Now, relax your mind and body. Prepare yourself for the next class. Start Om chanting for 3 rounds. Then Gayatri Mahamantra. Om. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री आपको सद्बुद्धि की ओर लेके जाए, आप सन्मार्ग की ओर जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दोनों हाथ को रब करेंगे, अपनी आंखों से लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। ओके, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन की। उसके पहले कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था? एटलीस्ट पिछले क्लास का याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या पढ़ाया था भाई कल मैंने? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो जी मैम। मैम 7 C's पढ़ाए थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी गुड। चलिए, तो मुझे बताएंगे बंटी जी 2 C's के बारे में, 2 शुरू के कोई से भी। बंटी जी, आपको नींद आ रही थी ना? नींद खुल जाएगी आपकी। मैम मैंने 10 लिखी, 2 दिन हो गई क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली तो मैं दिल्ली था, दिल्ली से तो मैं आ रहा था, तो मुझे क्लास लेने में टाइम नहीं मिला मैम। कोई बात नहीं, अब आप सुनिएगा, जो भी बोलेंगे नेक्स्ट फिर आप बोलिएगा, ठीक है? चलिए, अब मुझे बताएंगे विदुला जी। विदुला जी आप बताइए। विदुला चौधरी। जी मैम, क्लियर मैसेज किया मैम मैंने, क्लियर और कंसाइज। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, बाकी मुझे इसके बाद नेक्स्ट बताएंगी निगम देवी जी। आगे के निगम देवी जी, नहीं आ रही आवाज? कोई बात नहीं। योगिनी निधि जी आप बताइए आगे के। मैम मेरा फर्स्ट डे है आज। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आप सुनिएगा। अच्छा योगिनी निधि जी आप मुझे बताइए विदुला जी ने क्या बोला था? 2 मैम क्लियर कॉन्सेप्ट करके बोला था मैम ने। क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है। हाँ, कंसाइज। तुषार जी आप बताइए नेक्स्ट, उसके बाद। यस मैम, इसके बाद बताना है, क्लियरिटी के बाद। इन्होंने बताया उसको छोड़ के बाकी बताइए। मैम 4th नंबर से बताता हूँ मैं, है ना? हाँ, जो याद हो वो बता दीजिए। जी मैम, 4th से है क्लियरिटी, एंड देन आपका 5 है कॉन्सर्टेनेस, ऐसे कुछ है। 7th है मैम, याद नहीं आ रहा। नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब हम कोई भी चीज बोलते हैं, वो क्या क्या चीजें हैं आप मुझे बताइए बस। ठीक है हम मैम, कभी तो मैं कम्युनिकेशन करते हैं तो। उल्टा हाँ सीधा बताता हूँ जो जो मुझे याद आ रहा है। हाँ, कुछ जरूरी नहीं कि सीक्वेंस से आएगा, सीक्वेंस नहीं आएगा। कौन सा नहीं है इसमें, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो बताइए। ठीक है मैम, तो पहला है करेक्टनेस है आपका, और क्लियरिटी है, कंप्लीटनेस है, एंड कॉन्सिनेशन है, कॉन्सी कॉन्सिनेशन, एंड हाँ, बस कोई मैम नहीं। मुझे इतना याद है। कंसाइसनेस है वो, ठीक है। कंसाइसनेस है, कंसिडरेशन है, क्लैरिटी। वेरी गुड मानसी जी, अपना माइक को अनम्यूट करिए और बताइए सबको। जी पहला तो है कंप्लीटनेस, तो अपना जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है वो संक्षिप्त होना चाहिए, कंसाइसनेस। देन कंसिडरेशन, तो उसमें जो कम्युनिकेशन है उसमें एक विचार होना चाहिए कि वो सामने वाले के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर तो उसमें वैसे क्लैरिटी भी होनी चाहिए। फिर वो कॉन्क्रीटनेस, मतलब
फैक्ट्स और नंबर्स यूज करके कितना कॉन्क्रीट हो सकता है, कितना स्पष्ट हो सकता है, उसको देखा जाए। देन कर्टसी होनी चाहिए कि आप सामने वालों को भी इज्जत दो, थोड़ा उसका भी सम्मान होना चाहिए उसमें से। और करेक्टनेस होना चाहिए, ग्रामर या कुछ उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड। चलिए, योगिनी पूजा चंद्र जी, आपने हैंड रेस किया था। आप बस मुझे टॉपिक बता दीजिए क्या है। जी मैम, पूर्णतः, संक्षिप्तता, विचार, स्पष्टता, स्थूलता, शिष्टाचार, दोष रहित। वेरी गुड, ठीक है। फ्यू मिनट्स, आई विल ज्वाइन फ्रॉम अनदर फोन, प्लीज आफ्टर इट ऑल। हाँ देखिए, एक बार आप लोग ज्वाइन कर लेते तो दोबारा आपको दूसरे से अलाउ करनी रहती है। हाँ, अगर आप दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम लक्ष्मी जी। चलिए, तो बहुत अच्छा आप सभी ने बताया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज हमने कल कौन सा कम्युनिकेशन पढ़ा था? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था। वर्बल में कौन कितने टाइप थे और कौन कौन से थे? वर्बल में 2 टाइप्स आपने बताए थे, ओरल और रिटन। वेरी गुड, ठीक है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट नॉन वर्बल। तो मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं? जी मैम, जी हो रही है। मीनाक्षी मैम, जी जी, एक बार निमोनिक है, उसको थोड़ा सा एक बार डिस्क्राइब करेंगे क्या? इन्वॉल्व हाँ जी जी। निमोनिक्स क्या होता है? हम कोई भी चीज जब ट्रिक्स से पढ़ते हैं, है ना, ट्रिक्स को ही अगर हम थोड़ा अच्छी टर्म में बोले तो उसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था, वात के लिए हम याद करते हैं, क्या याद करते हैं? वात पित्त कफ में कौन कौन सी चीजें हमें लेनी चाहिए, कौन कौन से रस। तो हम क्या याद करते हैं? MLA KT के, मतलब मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। तो हमने उसका शॉर्ट फॉर्म बना लिया, है ना। तो वैसे ही जब हम कोई चीज को शॉर्ट फॉर्म किसी कविता के रूप में या फिर किसी स्टेजेस को शॉर्ट में करके याद करते हैं तो उसको हम निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। और ऐसे मैम, एक टर्म शंका आती थी। है आपके एग्जाम में। हाँ, पूछिए। मैम, ये निमोनिक्स जो आपने बोला हम याद करने के लिए करते हैं, अभी जैसे हम व्हाट्सएप पे लॉल बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो वो निमोनिक्स नहीं हुआ फिर? नो, वो निमोनिक्स नहीं होता है। दैट ए काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था ना, कम्युनिकेशन में काइंड ऑफ हम एक वर्ड यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको ए से बोलते हैं। उसमें हम वर्ड्स एग्रीवेशन कर कुछ करके बोलते हैं। हाँ, मीन्स वो निमोनिक्स नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म हो गया, और जो शॉर्ट याद फॉर्म है। करने के लिए करते हाँ, वो तो वो निमोनिक्स है। शॉर्ट फॉर्म है। जो हम याद करने के लिए करते हैं ओके। वो निमोनिक्स है चीजों को। और जब हम एब्रिविएशन या कुछ लगाते हैं, वो हमारा जनरली किसी को हम कम्युनिकेट जल्दी करना चाहते हैं, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग्स में, उन्हीं लोगों के लिए। हर किसी को हम नहीं भेजते। वैसे ही मैसेज में हमारे पास इमोजीज होते हैं, वो इमोशन क्रिएट करने के लिए कि हम किस इमोशन से क्या बात को कह रहे हैं, कि लोगों तक वो इमोशन से ही जाए चीजें, है ना। तो उसके लिए इमोजीज होते हैं। तो संक्षिप्त रूप से मैम, हाँ एब्रीविएशन का मतलब? हाँ, एब्रिविएशन मतलब कोई भी चीज को बहुत शॉर्ट टर्म में लिख देना। लेकिन हम निमोनिक्स लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। कोई भी चीजें हमको क्या करना है, अभी तो आपने मैसेज भेजा, ठीक है, अब उसको याद जरूरी नहीं कि वो लॉल का मतलब जिंदगी भर याद रखे, नहीं। लेकिन निमोनिक्स हम कब बनाते हैं? क्योंकि जो चीजें हमें फ्यूचर में काम आने वाली है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने शॉर्ट चीजों को बना के रखना लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स, ठीक है। आया कविता जी? थैंक यू मैम। ओके, कविता मैम आपको क्लियर हुआ? यस मैम, यस, थैंक यू। ओके ओके, चलिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, मैंने आप लोग को वर्बल तक पढ़ा दिया था, नॉन वर्बल कहाँ गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, आप लोगों को मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। कल की रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी, दिख नहीं रहा था स्क्रीन। अभी ठीक है ना? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आप लोग को अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने आप लोग को वर्बल और नॉन वर्बल में एक छोटा सा अंतर बताया था, मुझे बताइए वो क्या होता है? बहुत छोटा अंतर बताया था। वर्बल मौखिक होता है मैम, और नॉन वर्बल इशारों में, संकेत में होता है। तो वर्बल तो लिखित भी होता है। हाँ, लिखित भी होता है ना मैम, वर्ड्स में होता है। हाँ, तो वहाँ किया जाता है जी, फिर से, जिसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां हम शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर हम उसको हम बोलते हैं वर्बल। शब्द या भाषा का उपयोग जहां होता है, तो हम मौखिक में बोलते हैं, बोलकर भाषा का उपयोग करें, लेकिन
लिख रहे हैं शब्दों को, तो रिटन और ओरल दोनों हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से तात्पर्य होता है जहां संदेश भेजने या प्राप्त करने का कार्य शब्द रहित संदेशों के माध्यम से होता है, जहां हम शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस संचार में हम विशेष रूप से शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें हम बोलते नहीं है कोई चीज को, हमारे एक्शन बोलते हैं, है ना। इसमें देखो लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज, जिसमें मैसेज वर्डलेस, कोई भी भाषा बोली नहीं जाएगी। ठीक है, देयर इज अ फेमस कोट, एक कोट लिखा गया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप किसी को कुछ चीज बताना चाहते हो और वर्ड नहीं कह पाते, तो वो आपकी आंखें कह देती हैं या आपके हाथ या कुछ भी एक्शन कह देते हैं। जनरली बोला जाता है ना कि तू मुझसे कितना भी छुपा ले, तेरी आंखें नहीं छुपा सकती, ऐसा बोला जाता है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो आंखें सच कहती हैं, या फिर आंखों का मूवमेंट सच कहता है, या फिर हमारा हाथ या कोई भी एक्शन है वो ज्यादा बोल पाते हैं ना कि हमारे वर्ड। ठीक है, हियर एक्शन स्टैंड फॉर आवर बॉडी मूवमेंट। यहाँ पर एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई करने लग जाओ या कर्म, यहाँ पर है हमारे बॉडी के मूवमेंट। ठीक है, और हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो बॉडी लैंग्वेज आती है स्पीकर की, ये सब आते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट मेक यूज ऑफ वर्ड, इसमें किसी वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ भाषा की बात की जा रही है, लेकिन शारीरिक भाषा की, विदाउट वोकल, वोकल का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे टर्म है, मैंने यहाँ पर 8 टर्म्स बस लिखी है, लेकिन आपको बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलती हैं। तो जब मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, इसमें समथिंग 200 क्वेश्चन है, मैं आपको 200 क्वेश्चन जब कराऊंगी तो आपको सारी चीजें वर्ड्स में क्लियर हो जाएंगी और क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम 8 टर्म्स पढ़ेंगे, आगे थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉक्सिमेसी। ठीक है, प्रॉक्सिमेसी मतलब पास, समीपता, हिंदी में प्रॉक्सिमेसी को बोलते हैं समीपता। तो दो लोगों के स्थान के बीच की दूरी, यहाँ पर दर लिख गया है या दूरी होना चाहिए। ठीक है, मैसेज प्राप्त होना। मान लीजिए यहाँ पर दो लोग खड़े हैं, ठीक है, मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले भी दिया था। आप कोई क्लास में एंट्री करोगे तो हमेशा कोई भी ऊपर खड़ा होएगा जो टेबल पे, और लोग नीचे बैठे हुए, तो लोग क्या बोलेंगे, टीचर कौन है, स्टूडेंट कौन है, कौन है भाई टीचर स्टूडेंट, नीचे बैठे हुए स्टूडेंट है, ऊपर बैठे हुए टीचर है। ठीक है, दो फ्रेंड्स बात कर रही होंगी, दो बहनें अगर बात कर रही हैं और दो गर्ल मतलब एक दूसरे से बात कर रही है, तो बहनों को देख के उनकी आपसी दोनों के बैठने के हिसाब से कितनी दूर बैठी, कैसे बिहेवियर कर रही है, या दो अनजान लोग बैठे होंगे तो आप देख के, जब दो अनजान लोग बैठते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस रहता है या नहीं रहता? यस, बताइए। आप ट्रेन में सफर करते हैं, है ना, जनरली हम लोग ट्रेन में खाली टाइम पे यही करते हैं, मैं तो भाई यही करती हूँ कि ये इसका कौन लगता होएगा, ये इसकी कौन होएगी। ठीक है, मैं यही करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। ठीक है, तो जनरली ट्रेन में हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है, मोबाइल कितनी देर तक चलाएगा भाई इंसान। तो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि एक फैमिली है, तो मैं देखती हूँ शायद ये इसकी बहन होगी, ये इसकी बुआ लगती होगी, ये इसकी मामी होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एग्जैक्ट बोलती हूँ जो हो जाता है, तो चीजें हम देखकर समझ जाते। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब लोग कितने पास हैं, कितने दूर है, उनको देख के हमें इंफॉर्मेशन मिल जाना लोगों के बारे में। ये एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उन्होंने बताया नहीं हमें, बट हमें पता चल गया। फिर आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, वर्बल कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है ये, लेकिन आती नॉन वर्बल के अंतर्गत है। पैरा लैंग्वेज मतलब जो हमारी वर्बल को बिल्कुल भी वर्बल में बोली नहीं जाती, लेकिन उसको प्रभावित करती, जैसे कि पिच। पिच मतलब मैं कितने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ बोल रही हूँ, उसको हम बोलते हैं पिच। कभी कभी आप बोलते हो ना, यार इसकी आवाज मुझे समझ में, इसकी पिच बहुत खराब है, या किसी किसी की पिच बहुत अच्छी लगती है आपको, कि कोई बोलता जाए और हम सुनते जाएं। तो किसी की आवाज इतनी अच्छी लगती है कि हम कितना भी सुने हम बोर नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते इतना चुभते हैं ना, उनकी आवाज इतनी चुभती, लगे यार उनको सुनना ही नहीं हमको। तो ये होती पिच। वॉल्यूम होता है मैं कितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाकर बात कर रही हूँ, कितना घटा के बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें हमको इन्फॉर्मेशन देती। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तेजी से चिल्ला रहा है किसी को, दो आदमी है, एक आदमी थोड़ा बूढ़ा सा है और एक थोड़ा यंग है, ठीक है, वो आदमी उसको चिल्ला रहा है मतलब तेज आवाज में, तो आप उससे क्या मैसेज आपको मिलेगा, क्या मैसेज मिलेगा भाई? वो तेज वॉल्यूम में बोल रहा है आदमी, वो डांट रहा है, फिर से
दूसरे से बात कर रहे हैं। उससे से बात कर रहे हैं, या तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो, अगर वो लोग दो कोट पहने हुए हैं तो वो एम्प्लॉय और बॉस हो सकते हैं, या फिर फादर और बेटा हो सकते हैं, जहां पर फादर तेज वॉल्यूम में बात कर रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड मतलब मैं कितनी जल्दी बोल रही हूँ, वो कहलाती है स्पीड। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के चली जाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ और मुझे कहीं जल्दी जाना है। तो आप मुझे बोल दो कि मैम आज बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो आप, आपको कहीं जाना है क्या? तो वो एक आपको इन्फॉर्मेशन, फिर मैं बोलूंगी हाँ मुझे जाना है, तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल गई, ऐसा है। फिर आती है क्लैरिटी, मैं किसी भी चीज को कितने अच्छे तरीके से समझाऊं, और ये चारों चीजें हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती हैं। ठीक है, इनका ध्यान जिसके पास रहता है उसको जनता या लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर आपकी एक अच्छी स्पीड है, अगर आप मतलब पिच है, अगर आप मॉडरेट पिच फॉलो करते हो, मतलब कि एकदम बराबर बोल रहे हो। अगर मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, पैरा लैंग्वेज, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी के द्वारा मैसेज मिलना, तो यहाँ पर आप क्या हो जाओगे थोड़ा देर बाद, अगर मैं ऐसा कंटिन्यू 10 मिनट तक बोलूं, नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे जहां पर फोकस करना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पर फोकस लगा पिच को थोड़ा सा बढ़ा के बोलूंगी। ठीक है, जहां पर नॉर्मल रखना वहां पर नॉर्मल रखूंगी। तो पिच जो होती है वो आपको मॉडरेट, हाई एंड लो अपने अकॉर्डिंग करना है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर की सिंबल होता है। फिर वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आप एक टीचर हो, आपके पास माइक नहीं है और आप बहुत धीरे बोल रहे हो, तो कैसा लगेगा कम्युनिकेशन? बोरिंग, कैसा होगा? सुनाई नहीं देगा तो समझ में ही नहीं आएगा। सुनाई देगा तो समझ में नहीं आएगा। और आप वहीं पे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हो और आप चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, है ना, तो क्या होएगा? दो लोग बात कर रहे हैं तो बाकी जनता डिस्टर्बेंस समझेगी बाकी पागल है। सबके लिए। हाँ, और बाकी सबके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। जहां पर मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, मेरे साथ ये लाइव एग्जांपल है, कि जब हम कहीं जाते हैं या आप कोई इसमें जाओ, इंटर्नशिप में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो हम जब बोलने को बोलते हैं स्टूडेंट्स को या किसी को, तो वो इतना स्लो बोलते हैं कि उनके आसपास के लोगों को भी सुनाई नहीं देता। तो ये एक अच्छे कम्युनिकेटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉल्यूम का यूज वो कहाँ पर ज्यादा करे, कहाँ पे कम करे। अगर आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, टीचर हो, आपके पास माइक नहीं है, तो आपकी पूरी जनता फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक के लोगों को बराबर वॉल्यूम जाना चाहिए। आपकी स्पीड ऐसी हो जो सब तक जाए। क्लैरिटी, वर्ड आपको खाना नहीं है अंदर, और क्लियर रखना है कि बोलते क्या है किसको, चीजों को। अगर आप गलत बोल गए तो उसको करेक्ट करो। ठीक है, तो ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। फिर आता है आपका आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है व्यक्ति के पास जो चीज है उसको देख के हम बताते हैं कि वो कौन है। मान लीजिए एक तीन आदमी है, एक के पास रेड पेन है, एक के पास ग्रीन पेन है और एक के पास ब्लू पेन है। अब आप मुझे बताइए, तीन लोग हैं, ये तीनों क्या क्या हो सकते हैं स्कूल में, स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में पूछ रही हूँ। एक के पास ग्रीन पेन है, एक के पास रेड पेन है और एक के पास ब्लैक पेन है, बताइए। एक ग्रीन पेन वाला डॉक्टर होगा, रेड पेन वाला टीचर होगा। मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, स्कूल की। ब्लैक वाला होगा स्टूडेंट होना चाहिए, हाँ, और रेड का होना चाहिए प्रिंसिपल हो सकता है, प्रिंसिपल होंगे। और ग्रीन के बारे में आइडिया। रेड टीचर होगा, ग्रीन प्रिंसिपल। ग्रीन फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, देखिए रेड हमें फॉर हमेशा, टीचर। इसीलिए बहुत स्टूडेंट है मेरे अभी भी, मतलब जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो ग्रीन पेन का यूज कर देते हैं जनरली। अब तो उन लोग को लगता है चलो ठीक है कॉलेज में है, हम ग्रीन पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपकी कॉपी जब भी चेक होती है, अगर आप लोग अभी भी एमएससी पढ़ रहे हो, तो इस चीज को ध्यान में रखिए आप। ठीक है, कि हमेशा ग्रीन पेन प्रिंसिपल यूज करते हैं सिग्नेचर करने के लिए, रेड पेन हमेशा टीचर के द्वारा यूज होती है और ब्लैक पेन हमेशा स्टूडेंट के द्वारा यूज होती है। अगर आप अपने कॉलेज की नोट्स नहीं बना रहे हो तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो अपनी नोट में, लेकिन अगर आप कॉलेज की नोट्स बना रहे हो तो आपको हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स मतलब हम देख के बता सकते हैं कौन क्या है। अब मैं बोलूं, यहाँ पर मैं एक वर्दी पहना दूं, ठीक है, हेयर कट थोड़ा छोटे करवा दूं, छोटे छोटे हेयर कट, एक हमारे पास जेंटलमैन है, उनके छोटे छोटे हेयर है, वर्दी पहने हुए हैं वो, और उनके पास झंडा है, तो वो कौन होंगे? सोल्जर। पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर होंगे। एक और है हमारे पास जेंटलमैन, वो व्हाइट कोट पहने, तो वो क्या होंगे? डॉक्टर या रिसर्चर। आर्टिफैक्ट्स भी एक तरीके से कम्युनिकेट करने का काम करता है।
क्या कम्युनिकेट करने का, कि कौन सा व्यक्ति क्या है। तो व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है उसके द्वारा हमें मैसेज मिलता है कि हाँ ये डॉक्टर है, ये प्रिंसिपल है। आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी देखी है, मुझे बहुत पसंद है, बार बार उसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। यस किसने मैम। किसने देखी है? अनम्यूट करके बताइए अपना माइक। देखिए देखिए क्या होता है, जब वो धर्म की बात करते हैं तो वो क्या करता है, इंटरचेंज कर देते सबके क्लॉथ, है ना, सबके कपड़े इंटरचेंज कर देता है आमिर खान, और बोलता है उनसे, पंडित जी से, कि आप पहचानो इनको। तो वो क्या करते हैं, अब भाई पंडित जी अपनी जगह सही है, उनने जिनका जो कलर देखा, जैसा अपीयरेंस देखा, उनने वैसा बता दिया, बट वो वैसा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों के अपीयरेंस, आर्टिफैक्ट्स, मतलब उनके पास क्या चीज है ऐसा एज्यूम करते हैं, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपीयरेंस। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति से हमें मैसेज मिलना। अपीयरेंस मतलब कैसे रह रहा है वो, कैसी चीजें कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर एक क्या बोलना चाहिए, एक प्रिंसिपल एक स्टूडेंट से बात कर रहा है तो प्रिंसिपल ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आएगा, स्टूडेंट थोड़ा लूज नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं पर कि एक डॉक्टर बात कर रहे हैं तो वो बहुत सीरियसली बात करेंगे, और एक पेशेंट होगा वो नॉर्मल बात करेगा। तो अपीयरेंस से, शारीरिक स्थिति से भी हमें मैसेज मिलता है कि लोग क्या हैं। फिर आता है हैप्टिक्स। अब देखिए ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे पास दो चीजें फेमस है, एक बैड टच, एक गुड टच, है ना। जनरली बच्चों को सिखाया जाता है और सबको सिखाना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि बच्चे तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्या गलत है आज के जमाने में। ठीक है, तो एक स्पर्श होता है जब आपको आशीर्वाद आपके पेरेंट्स देते हैं, और एक मारना। ठीक है, तो जब आपके पीठ पे कोई हाथ रखता है, आपके पेरेंट्स हाथ रखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं उससे कि क्या है वो? आशीर्वाद, सपोर्ट। मोटिवेशन। हाँ, तो ये हैप्टिक्स मतलब क्या होता है, हम स्पर्श के द्वारा हमें मैसेज प्राप्त होता है। एक हम पीठ पे हाथ थपथपाएंगे, मतलब प्राउड फील हो रहा है पेरेंट्स को। ठीक है, एक क्या करें, कान पकड़ के ऐसे खींच देंगे तो मतलब पेरेंट्स गुस्से में हैं। ठीक है, या फिर इसलिए बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जाता है, क्या सही है क्या गलत। तो हैप्टिक्स मतलब स्पर्श के द्वारा हमें मैसेज मिलना। आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पे हो, बहुत से लोग घूम रहे हैं, ठीक है, तो आप दूर से ही इमेजिन कर सकते हो कैसा इंसान कहाँ से कैसे निकला, तो वो कैसा है। ठीक है, और ये जनरली मैं करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। तो आसपास के लोगों को देख के कि कैसे लोग हैं हमारे साथ, कहाँ जा रहे हैं हम, तो वो सब चीजें रखना चाहिए आपको ध्यान में। तो हैप्टिक्स का आपको ध्यान रखना है। दूसरा काइनेसिक्स। काइनेसिक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, काइनेसिक्स में हमारे शरीर के मूवमेंट देखे जाते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, सामने खड़ी होती है, वो क्या करती है, सिंबल देती है हाथ का, आपका हाथ एक ऊपर एक इधर, मतलब कि कहाँ जाना है, कट, अभी नहीं जा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा देती है लेफ्ट साइड राइट साइड। तो ट्रैफिक पुलिस अपने शरीर के मूवमेंट बस देती है और पूरी जनता को कंट्रोल करती है। सोचिए, उनका एक मूवमेंट इतनी सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर उनका एक भी शरीर का मूवमेंट गलत हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर सबका एक्सीडेंट होता रहेगा रोज रोज। ठीक है, तो काइनेसिक्स मतलब होता है शरीर के मूवमेंट से मतलब, जो कि ट्रैफिक पुलिस जनरली उपयोग करती है। ठीक है, अब आता है आपका क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स जल्दी पूछा जाता है, समय का उपयोग कैसे कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स मतलब समय, है ना। क्रोनोलॉजी आपने पढ़ा होगा, वैसे ही क्रोनेमिक्स आता है जहां हम समय का उपयोग देखते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑल्फैक्टिक्स, मतलब कि सुगंध से आपको मैसेज मिलता है। सबसे ज्यादा मुझे सुगंध आती है पानी पूरी की, कहीं पे भी पानी पूरी का जो दुकान होगी मेरे को सुगंध आ जाएगी, भाई पानी पूरी लगी। ठीक है, वैसे किसी किसी को मीठा पसंद है तो उनको रसगुल्ले की स्मेल आ जाएगी। तो ऑल्फैक्टिक्स मतलब भी हमें स्मेल से जब मैसेज मिलता है तो उसको हम ऑल्फैक्टिक्स कहते हैं। ऐसे बहुत सी टर्म्स हैं, ये केवल 8 टर्म मैंने आपको बताई है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसी हजारों टर्म्स है, कुछ कुछ तो नहीं आएंगी, कुछ कुछ पूछी जाती है, तो कुछ कुछ आपको अपने दिमाग से लगाकर याद रखना है। प्रोक्सिमाइज मतलब आपको अगर पता है कि समीपता होता है तो आप उसको बता दोगे, और इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब व्यक्ति समय का उपयोग करता है तो उसके लिए किस टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, एक दे देगा हैप्टिक्स, एक काइनेसिक्स, एक क्रोनेमिक्स और एक आर्टिफैक्ट्स। अब आपको इसका सही आंसर लगाना है, तो क्या होगा सही आंसर, जब व्यक्ति समय का उपयोग करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसी ये सब चीजें आपको याद रखनी। अब आते हैं हम, है ना, कि इस चीज का लाभ क्या है भाई, नॉन वर्बल का, वर्बल का भी लाभ था और हानि थी, है ना, वैसे ही नॉन वर्बल के भी कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। इसके माध्यम से हमें जानकारी आसानी से
और तेजी से मिल जाती। मान लीजिए आप लोग क्लास में हैं, ठीक है, सर आने वाले, कोई लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो बगल वाला बच्चा क्या बोलता है, सर आने वाले उधर, मतलब वो बस इशारा कर देता है कि सर आ रहे हैं उधर से, या वो नॉक कर देता है बस डस्टर को, तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। सर बोल के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर 5 मिनट के लिए, कोई शोर नहीं करेगा। और जो टीचर हमसे बोलते हैं हम वही करना पसंद करते हैं, हम शोर करने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा, उसने देख लिया टीचर को, उसने डस्टर हिला दिया कि सर करके, अब वो एक एक को बोलने जाएगा, उतने में तो सर आके सबको बजा देंगे, तो पहले ही उसने इशारा कर दिया, ठीक है। तो उस इशारे से क्या हुआ, सबको तेजी से पता चल गई जानकारी, ठीक है। दूसरा आता है, इसको जनरली आप देखते होंगे ये एग्जाम्पल को, जब आप कोई फाइटिंग मूवी देखते हैं, ठीक है, उसमें जनरली जो होते हैं हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो लोग इशारे से ही जनरली बात करते हैं। इस प्रकार के संचार में हम इशारों का उपयोग करते हैं, चेहरे के भाव का उपयोग करते हैं, आंखों के संपर्क से। अब जो हमसे बहुत अच्छे से रिलेटिव से हमारे, जो हमारी आंखें पढ़ सकते हैं, उनको हम ये भी बता सकते हैं, निकटता और स्पर्श आदि के माध्यम से संचार करने में मदद मिलता है, ठीक है। इस संचार में लोग आवश्यकता के अनुसार संदेश को भाषिक रूप में भी दोहरा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ गया तो जो चीज हमने इशारे में बोली है उसको हम भाषा में दोबारा दोहरा देते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है, सामने वाला समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझा तो भाई हम समझा देंगे उसको अलग से दोबारा। तो ये होता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। ड्रॉबैक हाँ जी पूछिए मैम। अगली स्लाइड देखिए, लास्ट पिछली स्लाइड। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद एक सेकंड। एक हाँ पुष्पलता जी क्या बोल रहे हैं आप? मैम वो जो समय का है ना मैम, क्रोनिक, उसका एग्जांपल क्या आएगा मैम? वो मुझे समय का मतलब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, कि जैसे हम योगा प्रैक्टिशनर हैं, हम सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं, योगा मैट लेके जाते हैं, है ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा भाई कि ये योगा प्रैक्टिशनर है, सुबह सुबह उठना इनका काम है, इसलिए समय का ये इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो समय को आप किस तरीके से उपयोग कर रहे हो वो आपका क्रोनेमिक्स कहलाता है। आया समझ में? कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपके घर में बाकी लोग हैं, पढ़ाई पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स को मतलब नहीं है, उनको पढ़ाई भी तो करना नहीं है, स्टूडेंट को पढ़ाई करना, तो स्टूडेंट कितने बजे उठेगा सुबह? 4 बजे। 4 बजे। और बाकी लोग कितने बजे उठ रहे हैं? मान लीजिए 8 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, समय का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। आप किसी कैंप में जाओ, कैंप में सब लोग 4 बजे नहीं उठेंगे, जो क्रिकेट खेलते होंगे वो आराम से थोड़ा, उनको क्योंकि पूरे दिन थक जाते हैं, 10 बजे उठते हैं फिर मैच खेलते हैं। जिनको योगा करना है वो 4 बजे उठ के योगा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कैंप्स में भी आपको देखने को मिलता होगा ये समय का निर्धारण कि कौन किस तरीके से समय का उपयोग कर रहा है, तो वो क्या होगा। डॉक्टर 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर टीचर कितने से कितने बजे काम करते हैं? टीचर पूरी रात थोड़ी स्कूल में रहते हैं, कब से कब 8 तक? घंटे 8 से 3। 8 घंटे। तो आप क्या बोलोगे कि वो टीचर है और वो डॉक्टर है, ठीक है। अब तो डॉक्टर्स का भी, जिनका पर्सनल क्लिनिक है, वो भी अपना टाइम फिक्स कर दिए हैं, नहीं तो पहले 24/7 उनको उपस्थित रहना पड़ता था, खासकर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है। नहीं तो और जब भी पेशेंट को जरूरत होती है उनकी, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बहुत से डॉक्टर को रस्टिकेट भी कर दिया गया, इसी चक्कर में मैंने मतलब देखा है। तो ये चीजें कहलाती समय का निर्धारण। समझ में आया? यस मैम, गॉट इट, थैंक यू। मैम इसको ऐसा बोल सकते हैं, कोई रात को घूम रहा है, लेट घर पे आता है, तो हम बोलेंगे ये अच्छा इंसान नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है, ऐसे ये भी बोल सकते हैं इसको। ये बोल सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है, अब देखिए हमारा 2 पर्सपेक्टिव है। हमारे घर के लोग तो जानते हैं कि ये लेट आ रहा है तो ये गलत इंसान है, लेकिन बाहर के लोग क्या सोचेंगे, भाई लेट आ रहा है, उनको थोड़ी पता है शायद नाइट ड्यूटी करके आ रहा हो। तो हाँ अलग अलग मतलब वही है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से, किसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो ये चीजें भी होती है, लेकिन ये भी हो सकता है मैम कि वो नाइट ड्यूटी करके वापस आ रहा है, तो फिर वो हम तो नहीं करते। वो भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई चोर चोरी करके आ रहा हो किसी के घर से और एकदम सीधे चलते आ रहा है, एकदम सिंसियर बन के। तो डिपेंड करता है हम किस चीज को किस तरीके से लेते हैं। बट आप ये याद रखना, क्रोनेमिक्स मतलब समय, समय का उपयोग जहां पर होता है, जिस तरीके से हम देखते हैं वो क्रोनेमिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको और बता दूंगी अच्छे से, इसके एग्जाम्पल कुछ और देख के। बाकी तो मुझे लगता है, मुझे तो समझ में आ रहा है, बट मैं आपको कैसे बताऊं वो आई थिंक मुझे समझ में नहीं आया कि आपको समझ नहीं समझा मैम, अभी अच्छे से समझा है। समझ में आया मैम। ओके ठीक है, आ रहा है मैम समझ में। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं हम
इसके ड्रॉबैक क्या है। तो यह संचार काफी अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि मैंने इशारा कर तो दिया, अब भाई सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी, दो बेस्ट फ्रेंड हैं और दो अनजान लोग हैं, तो कौन जल्दी समझेगा? इशारा कर रहे हैं तो फ्रेंड फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। तो जनरली ये अस्पष्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि हम सही चीजों को जो बोलना चाहते हैं एक्चुअली वो समझ नहीं पाता इंसान, है ना। तो ये अस्पष्ट होते हैं कभी कभी। इसमें लंबी बातचीत एवं आवश्यक स्पष्टीकरण संभव नहीं है। अब आप एक हद तक इशारा कर सकते हो, अब आप पूरे टाइम इशारे में बात करो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो एक जो जो व्यक्ति हमेशा बोलता है उसको बोलता है पूरे टाइम इशारे में बात कर, तो ऐसा होएगा क्या? नहीं होएगा। तो लंबी बातचीत और आवश्यक स्पष्टीकरण करना संभव नहीं है। इसमें इशारे आदि के माध्यम से होता है ये संचार, इसलिए इसको जल्दी समझ पाना कठिन होता है। कई बार हम मूल अर्थ को नहीं समझ पाते। अब इशारा किसी ने कुछ और दिया है और हम समझ एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगी, आप लोग को सुन के भी मजा आएगा। क्या हुआ, हम लोग केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ते थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के ट्यूशन में हमारे सर थे, तो उनकी मूंछ थी, है ना। और मैं बहुत मजाक करने वाली लड़की थी, तो मैं जमीन में नहीं बैठती थी, मैं पीछे कुर्सी में बैठा करती थी, 3-4 फ्रेंड्स हम बैठते थे। तो और वो हमसे मजाक भी खूब करते थे। तो सर की मूंछ थी, सर ने ऐसे मूंछ घुमाया और मैं बात करी थी अपनी फ्रेंड से। तो सर का पूछना ये था कि मीनाक्षी तुम क्या कर रही हो, है ना। तो सर ने मुझे क्या पूछा इशारे में, मीनाक्षी क्या क्या है ये, ऐसे करके उन्होंने अपनी मतलब मूंछ घुमाई होगी। तो मैंने सर को क्या बोला, सर ये दूरी वो क्या नाम है हमारे, कौन से मामा जो उसमें आते हैं महाभारत में, शकुनी है ये। सर मुझे बोले मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ शकुनी की, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम किससे बात कर रही हो। बगल में एक और मेरी फ्रेंड बैठी थी, तो हमने ये वो बोल कुछ और रहे हैं और हमने ऑब्जर्व कुछ और कर लिया। उन्होंने मूंछ के बारे में पूछा, क्या है मीनाक्षी ये, है ना। वो उन्होंने पूछा कि तुम बात किससे कर रही हो, और मैंने सोचा कि उन्होंने मूंछ के बारे में पूछा। तो मैंने पूरी क्लास में बोला, मैंने सर ये शकुनी मामा है। तो वो इतना हंसे थे क्लास में कि यही होता है इशारों में, जब हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं तो कहीं कहीं पर मूल चीज को हम नहीं समझ पाते, जो इंसान समझाना चाह रहा है कुछ और ही समझ जाते हैं इशारे। तो ये एक ड्रॉबैक है एक तरीके का। जैसे दमशराज गेम में होता है, हम कुछ भी करते नाम। दमशराज गेम में ऐसा होता है, तो जो अच्छे होते हैं समझने में इशारे वो तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते भैया वो गए। अब हिंदी इंग्लिश वाला होता है, हिंदी के लिए हम ऐसा, इंग्लिश के लिए ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। बराबर का लैंग्वेज है, अभी मिडिल आया है गाना तो ऐसा यूज करते हैं। तो जब भी हम दम सर करें तो वही खेल सकता है भाई जो अच्छा पकड़ो, जिसकी अच्छी पकड़ो वर्ड्स में, चीजों में समझा सकने में, ठीक है। तो ये बढ़िया खेलिए, आप लोग समझ में आ जाएगा ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ ड्रॉबैक है, और इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ। इस संचार में सूचना बदल जाने की संभावना अधिक होती है, वही मैंने बताया, जो हम बताना चाह रहे हैं वो नहीं होता। अब मैं थोड़ा आपको काइनेसिक्स का बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टर्म यूज की जाती है, जो मैंने अभी आपको मूवमेंट के बारे में बताया था, है ना। तो देखिए, काइनेसिस इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक मतलब जहां भाषा का उपयोग नहीं किया जाता, बॉडी मूवमेंट सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर, ठीक है। दो चीजें आती हैं। काइनेसिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हम किसी भी बॉडी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये क्या हो सकता है, सच एज फेशियल एक्सपीरियंस एंड गेस्चर, और मोर फॉर्मली, ठीक है। नॉन वर्बल बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट जो भी हमारे होते हैं ये काइनेसिक्स में आते हैं। हमारे पूरे होल बॉडी का भी हम कभी कभी सारे से चीजों को बताते हैं। तो एक है हमारे जो साइंटिस्ट है उनको बोलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेहरबियन, उन्होंने क्या बताया था कि कितनी चीजें कितना उपयोग होती। तो उन्होंने बताया कि कभी भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में 7% भाग वर्ड्स का होता है, शब्द का। वर्ड्स अकाउंट फॉर 7%, टोन ऑफ वॉइस अकाउंट फॉर 38। तो सोचिए आपकी टोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। आप वर्ड्स बोल रहे हो लेकिन इतना धीरे बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि आप म्यूट हो, तो कोई मतलब, है ना। तो टोन ऑफ वॉइस 38% काम करती है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर 55%। आप बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी कोई एग्जाम पीएससी या पीसीएस का एग्जाम का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो जो लास्ट का 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो उनके सिलेक्शन के लिए नहीं होते, उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। वो बैठे किस प्रकार है, नजरें मिला के बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऊपर तो नहीं देख रहे हैं। तो जैसे मेरा साइकोलॉजी था,
तो जब कोई बच्चा आपसे नजरें मिला के बात करे, मतलब वो बिल्कुल नहीं डर रहा है, उसको कॉन्फिडेंट है कि वो अपना आंसर सही से दे पाएगा। अगर वो ऊपर की ओर देख रहा है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको लेस कॉन्फिडेंट है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है कि सब उसके ऊपर से जा रही। ठीक है, नीचे सर रखा है मतलब वो नहीं बता पा रहा। आपसे बात करते समय इधर उधर देख रहा है, मतलब वो कंफ्यूज है अपने आंसर को बताने के टाइम। तो यही चीज होता है जब भी आप कोई किसी भी इंटरव्यू में जाइए, तो जो भी वाइवा वाले आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको उन्हीं को देखना है। अगर आपके पास 5 जूरी मेंबर्स हैं, 5 बैठे पैनलिस्ट, तो जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उसके तरफ बस देखिए। ठीक है, ये एक अच्छा कम्युनिकेशन है। आप जब दूसरा वाला पूछे तब आपको दूसरे वाले की तरफ देखना है। और दूसरी चीज, जब आप लेक्चर ले रहे हो कहीं पर भी, जैसे मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, तो ये तो ऑनलाइन क्लास है, तो मुझे एक जगह फोकस होना पड़ रहा है। लेकिन जब आप ऑफलाइन लेक्चर्स लेते हो तो आपके पास पूरे क्लास में स्टूडेंट बैठे होते हैं। ठीक है, अब अगर वहां पर आप सीधे देखोगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बताइए जरा। अगर आप केवल सिंगल एक स्टूडेंट को देखो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर जैसे मेरे ऊपर फोकस करते हैं मैम, तो मुझे लगेगा मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं किए मतलब किसी और के, हाँ, तो ऐसा लगता है एक ही के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग कौन है क्लास में। हाँ, और दूसरा क्या होता है, जब मैं किसी एक को ध्यान दूंगी ना, बस उसी की तरह देखो, तो लगेगा मुझे ही जज करे, तो वो बच्चा उस टाइम पे थोड़ा सा अटेंटिव तो होएगा ही, थोड़ा सा डल पड़ जाएगा। बाकी सब उस टाइम पे उनको लगेगा मेरी तरफ नहीं देख रहे टीचर, तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। तो आई कांटेक्ट जब भी आप पढ़ाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप टीचर हो और आपको अपनी बातों को समझाना है, या फिर आपको कहीं पे भी अचानक भाषण के लिए बुला लिया गया, आपको क्या करना है, मैं जो अपनाती हूँ वो मैं बताती हूँ। अगर आपको स्टेज फियर है किसी भी प्रकार का, आप स्टेज में जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आप बाकी लोगों का हेड देखो, बस आंख मत देखो, हेड देखो। तो जो आंख और हेड का लेवल है वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, तो लोगों को लगेगा कि आप उनको देख रहे हो, एक्चुअल में आप उनको नहीं देख रहे होते हो, आप उनका हेड देखोगे तो उनको लगेगा आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे में बराबर लेवल भी बना रहेगा। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर 55%। दिस हैज बिकम 7, 38 एंड 55 रूल। तो इस रूल को क्या बोलते हैं, और ये चीज याद रखना। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। 7, 38 और 55 रूल क्या होता है? तो 7 होता है आपका वर्ड, 38 होता है आपका वॉइस, मतलब टोन ऑफ वॉइस, और 55% रोल होता है आपका बॉडी लैंग्वेज का। इसको ही हम एब्रीविएट करके क्या बोलते हैं, 3VS। ठीक है, क्या बोलते हैं, 3VS। V फॉर वर्बल, है ना, हमने जो बोला मतलब वर्ड्स। फिर V फॉर वोकल, मतलब हमारी टोन जब काम करती है। फिर V फॉर होता है हमारा विजुअल, विजुअल मतलब जो हमारे बॉडी लैंग्वेज, मतलब आई कॉन्टेक्ट मेनली। तो 3Vs कहा जाता है इनको। ठीक है, वर्बल, वोकल और विजुअल। बोलिए एक बार, क्या होता है? वर्बल, वोकल, विजुअल। वर्बल, वोकल, विजुअल। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे और इनका रेशियो भी याद रखेंगे। वोकल का कितना होता है? 38। वेरी गुड। विजुअल का कितना है? 55। वर्बल का कितना है? 7। ठीक है, तो बोलेंगे, आवाज आएगी, फिर देखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो 10 इन प्रैक्टिस इट इज ऑलवेज मिक्स ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम वर्बल का भी यूज करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज होता है हमारा। अब आते हैं हम थोड़ा इंटरकल्चर में। हमने वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। ये थोड़ा हिंदी में है, मुझे इसका इंग्लिश में लिखने में थोड़ा टाइम लग गया था और आप लोग की क्लास का टाइम हो गया था, तो मैं नहीं कर पाई इसको। तो डोंट वरी, जिनका इंग्लिश है उनको समझा इतने अच्छे तरीके से दूंगी कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, देखो हमने इंटरपर्सनल पढ़ा था। इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, बताइए। दो लोगों के बीच। दो लोगों के बीच। ठीक है, अब यहाँ आता है इंटरकल्चरल, मतलब दो संस्कृति के बीच कम्युनिकेशन होना। जब दो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग आपस में संवाद करते हैं, उसको हम अंतर सांस्कृतिक संचार कहते हैं। जैसे मैं नॉर्थ इंडियन थी, ठीक है, मतलब मैं नॉर्थ साइड की थी, MP की हूँ, मैं मध्य प्रदेश की। मैं पढ़ाई करने गई केरला। अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं भाई शुरू शुरू में, तो मैं करती थी बात उनसे इंग्लिश में, और उनकी भी इंग्लिश किसी अच्छी नहीं थी, तो वो मलयाली में बात करते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश उन्होंने की और मैंने मलयाली समझने की कोशिश की, है ना। तो मुझसे मलयाली आने लगी थोड़ा थोड़ा और उनसे हिंदी आने लगी थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से जब दो लोग संवाद करते हैं
अपनी संस्कृतियों के बीच में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। अब इसमें हम भाषा तो सीखते ही हैं, लेकिन हम उनकी संस्कृति को भी पहचानते हैं। देखिए, संस्कृति मुख्य रूप से संचार के माध्यम से सीखी जाती है। हम जब उनसे बात करेंगे तभी तो उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे कि उनके यहाँ क्या होता है। जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, वो सेलिब्रेट करते हैं पोंगल, ठीक है, या फिर वो ओणम सेलिब्रेट करते हैं, हम एग्रीकल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम दो लोगों से बात करते हैं तो उनकी संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है, और संस्कृति व्यक्ति को पहचान प्रदान करने में सहायता करती है। अगर कोई व्यक्ति धोती पहन के आया व्हाइट कलर की और व्हाइट शर्ट, तो आप क्या बोलोगे, कहाँ के हैं वो? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। ठीक है। और एक लेडीज हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो मराठी पहनती हैं, मराठी लेडीज पहनती हैं नौवारी साड़ी। हाँ, साड़ी वो वाली, ठीक है। अगर वो पहन के कोई लेडीज आ गई, तो आप, एक लेडीज व्हाइट साड़ी पहन के आई है बढ़िया गोल्डन बॉर्डर, और एक जो है वो लवाई साड़ी पहन के आई, ठीक है, मतलब कछनी बांध के, हमारे यहाँ कछनी बोलते हैं, तो वो पहन के आई। तो आप दो लोगों को देख के क्या बोलोगे, कौन कहाँ की है? केरला एंड महाराष्ट्र। व्हाइट केरला और महाराष्ट्र की, ठीक है। और एक आ जाए बढ़िया सूट पहन के, ऊपर रुमाल बांध के आई, सुंदर सी सूट पहन के, वो कौन हो गई हमारी? पंजाब की। पंजाबी। ऊपर दुपट्टा लगा है, कश्मीर। कश्मीर, ठीक है, बंधा हुआ दुपट्टा ला के बांध लिए पीछे, तो कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की। अब वहीं पर ही दुपट्टा बस ओढ़ के आई है, वो क्या कहलाएंगी हमारी? पंजाबी, है ना। तो हम क्या करते हैं, संस्कृति व्यक्ति को पहचान प्रदान करती है, उनकी कैसी संस्कृति है, वो कैसा अटायर पहनते हैं। इसीलिए हमें संस्कृति, जब हम दो लोगों से डिवाइड करते हैं, जब पूछते हैं, तो हमें उनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। अब आता है अंतर सांस्कृतिक संचार से तात्पर्य मात्र अलग अलग भाषा नहीं। मैंने आपको बोला भाषा जानने से मतलब नहीं है, मैं केरला गई, मैंने उनकी भाषा तो सीख ली, चलो, बल्कि भाषा के साथ उनके रीति रिवाज भी मेरे को जानना जरूरी है। क्या रीति रिवाज है भैया? कि उनके यहाँ जब शादी होती है तो उनके यहाँ सुबह शादी होती है, फिर उनके यहाँ शादी में 1 आवर की शादी होती है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, व्हाइट कलर का पहनते हैं दोनों, ठीक है। फिर शारीरिक भाषा आदि जानने में, अब उनके यहाँ भी अलग अलग तरीके से, हमारे यहाँ जो है व्हाइट नहीं पहनते, हमारे यहाँ क्या पहनते हैं, हमारे यहाँ रेड पहना जाता है। तो रीति रिवाज हम शेयर करते हैं। वहां शादियां सुबह के टाइम पे होती है, हमारे यहाँ रात के टाइम पे शादियां होती हैं। तो मैंने उनकी संस्कृति जानी, वो हमारी संस्कृति जानी, ठीक है। और मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं मलयाली शादी अटेंड करूँ, तो मेरी एक फ्रेंड की शादी में मैं गई हुई थी। तो इस तरीके से हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बस नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति के बारे में भी जानते, ठीक है। वर्तमान परिवेश में व्यापार और शिक्षा आदि के लिए व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाते हैं। अब क्या हो गया, लोगों को जब एजुकेशन लेना है, भाई अब मैं भी तो एजुकेशन के लिए ही गई थी ना केरला, तो मुझे एक पारिवारिक माहौल मिले, तो मैंने उनको जानने की कोशिश की, सब कुछ मैंने जान लिया। तो मुझे आती है मलयाली थोड़ा थोड़ा, तो मुझे कम से कम कम्युनिकेट करने में अच्छा लगता है उनसे, कि जब भी कोई हमारे साइड, अब बहुत सारे लोग केरला के आते हैं पढ़ाने के लिए हमारे इधर, तो जब भी कोई लोग आते हैं तो हमारे यहाँ जो काम करती हैं बर्तन धोने वाली दीदी, वो गई उनके यहाँ, उन्होंने बोला कि हमारी दीदी है एक कल्याणी दीदी, मेरा नाम कल्याणी घर का, उन्हें क्या बोला कि वो भी केरला में पढ़ी हैं, तो वो क्या, वो मुझसे बात की, तो क्या मतलब कि उनको पता चला कि उनसे कोई बात करने वाला यहाँ है, उनको लोग समझ सकते, तो उनको भी एक खुशी मिली। ऐसे हम विदेश जाते हैं और हमारे इंडिया का कोई हमें मिल जाता है, तो कितनी खुशी होती है हमें। तो वही है कि जब हम अंतर सांस्कृतिक चीजों को बढ़ाते हैं, और जब हम कभी शिक्षा या व्यापार के माध्यम से दूसरे देश में जाते हैं, तो हमारा इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बढ़ता है, और ये बढ़ना जरूरी भी है। इसलिए बोला जाता है कि हिंदी हमारी, हम मानते हैं हमारी मातृभाषा है, जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश यूनिवर्सल तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सी जगह उपयोग होती है, और बाकी हर स्टेट की अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, तो थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। कभी हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हम क्यों सीखे, भाई हमें नहीं सीखना, हमको एक ही लैंग्वेज आती है, हम उसमें दृढ़ रहेंगे। आप सीखो, तो आपकी एक लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए जो आपकी मातृभाषा, उसको नहीं भूलना है आपको, लेकिन आप बाकी भाषा को भी समझने की कोशिश करो, उनकी संस्कृति को जानो, जिससे आप वहां जाओ तो आपको मारपीट ना पड़े। मतलब कि कुछ कभी कभी इशारे में भी हम गलत बोल जाते हैं, तो पता नहीं चलता, वहां कुछ और है, हमारा कुछ और, ठीक है। तो ये, और कहीं भी पढ़ने जाओ, वहां से जाने के पहले वहां की सब चीजों को जान लो। तो ये व्यापार या पढ़ने जाओ। अब आता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरकल्चर समझ में आया होगा आप लोगों को।
अब हम आते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, दैनिक जीवन में समूह संचार का उपयोग हम हर जगह करते हैं। देखिए ग्रुप हर जगह होता है। हम घर में रहते तो हमारा कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है भाई, फैमिली ग्रुप। फैमिली ग्रुप है ना। तो हम उठते हैं, उठने से लेकर रात तक हम एक ग्रुप में काम करते हैं। मैं इसके बाद स्कूल गई तो मेरी वो कौन सी ग्रुप है, स्कूल फ्रेंड ग्रुप। हाँ फ्रेंड्स ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, या मेरे जो कल वो, ठीक है। फिर मैं पेशे में गई अपने व्यापार में तो मेरे कलीग्स हो गए, ठीक है। आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति मतलब कि मिडिल क्लास के एक ग्रुप होता है, हायर क्लास का एक ग्रुप होता है, वीआईपीएस का एक ग्रुप होता है। धार्मिक संबंध के आधार पर कुछ हिंदू होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं, कुछ तो उनका अलग अलग ग्रुप। तो हम किसी ना किसी तरीके से जुड़े होते हैं। तो हर किसी का एक, बहुत जरूरी नहीं कि एक ही ग्रुप हो, एक से ज्यादा ग्रुप भी होता है और सभी ग्रुप के अलग अलग उद्देश्य भी होते हैं। अगर मैं सरल शब्द में कहूं तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके पास विशिष्ट लक्ष्य होता है। मंदिर में सब जाते हैं तो क्या करने जाते हैं भाई, उनका लक्ष्य क्या है, पूजा। मंदिर जाके पूजा करना। स्कूल जाते हैं पढ़ाई करना, व्यापार में जाते तो काम करना। तो एक लक्ष्य को ही फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अभी आप लोग का ग्रुप है MDYA का, आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, पढ़ने के लिए। अब यहीं पर ग्रुप किसी ईसा फाउंडेशन या कभी जो रविशंकर जी है उनके ग्रुप में ज्वाइन करूं तो मैं वहां क्या करने जाऊंगी, प्रे करने जा रही हूँ या अपने आप का सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने जा रही हूँ। तो हर व्यक्ति का जो दो या दो से अधिक होते हैं, एक ग्रुप बनता है और उनका एक विशिष्ट लक्ष्य होता है, उसे हम समूह कहते हैं, ठीक है। और उस विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम संचार करते हैं या संवाद करते हैं, उसको हम समूह संचार कहते हैं। हमें एक गोल पाना है, उसके लिए हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो उसको हम समूह संचार कहते हैं, ठीक है। इसमें हम आइडिया शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, स्किल्स बताते हैं, और एक व्यक्ति एक साथ कई समूह से संबंध रख सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इस ग्रुप से जुड़ा है तो वो दूसरे ग्रुप से नहीं जुड़ सकता, ऐसे बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, है ना। आया इतना समझ में ग्रुप कम्युनिकेशन? यस मैम। अब हम ग्रुप कम्युनिकेशन के कुछ टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सीएच कॉली है, उनने दो प्रकार, यहीं पर आप लोग को ग्रुप कम्युनिकेशन बस आज पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तो सीएच कॉली है, उन्होंने दो प्रकार का ग्रुप बताया है जनरली, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। तो प्राइमरी मतलब जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब हमारे साथ व्यक्तिगत जिनका संबंध है, जैसे कि हमारा परिवार हो गया, कबीला पहले यूज किया जाता था ना, कबीले के लोग हो गए या रिश्तेदार का समूह, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप कहलाता है जिनका हमारे साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसमें क्लोज रिलेशनशिप जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, जैसे हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रुप है दैट इज सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। और या फिर हम किसी सोशल मीडिया में काम करें तो ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप कहलाते हैं। हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हम हमेशा ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ समूह में हम जन्मजात पैदा होते हैं और हमें कुछ का चुनाव करना पड़ता है। इसका मतलब हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं वो तो हमारा जन्मजात है, हमने उसको चुना नहीं है, वो हमारा जन्मजात है। जैसे मैं हुई हूँ मध्य प्रदेश में और मैं हिंदू परिवार से हूँ, सोनार समाज से हूँ, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप में पैदा ही हुई हूँ, अब मैं इसको बदल नहीं सकती भैया, है ना। और कुछ है वो महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, मारवाड़ी समाज से हैं, तो वो अपना नहीं वो अपना चेंज नहीं कर सकते, है ना। वैसे कुछ राजस्थान से। तो हमारे कुछ समूह होते हैं जो जन्मजात होते हैं और कुछ समूह जो हमने बनाए। तो MDYA तो जन्म से हमारे साथ नहीं था, हमने खुद चुनाव किया उसका, है ना। तो वैसे ही कुछ समूह बनाए जाते हैं और कुछ होते हैं। अब ये लाइंस मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ बताइए जरा थोड़ी सी, तो मैं अभी जानू ना क्यों पढ़ा रही हूँ, बताइए। सेकेंडरी के लिए जो क्लोज रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन, कौन सा ग्रुप कम्युनिकेशन के सही नहीं है। तो ऐसे आपको एक लाइन दे दी जाएगी कि कुछ समूह जन्मजात होते हैं, और दूसरी लाइन दी जाएगा कि जन्मजात नहीं होते हैं, और एक लाइन दी जाएगी कि दोनों होते हैं। अब बोला जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाओगे आप? दोनों दोनों होते हैं।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब आता है हर समूह में नेतृत्वकर्ता होता है, मतलब कि एक लीडर होता है, ठीक है, हर समूह का। आप चाहे फैमिली की बात करो, चाहे आप किसी ग्रुप की बात करो, या आप स्कूल की बात करो, तो हर समूह का एक कोई लीडर होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी लीडर होता है उसकी दो भूमिकाएं होती हैं, मतलब वो दो तरीके से कार्य करता है। हमारा जो लीडर होता है, पहला क्या कार्य करता है, वो कार्य उन्मुख भूमिका, कि काम को कैसे किया जाए, दैट इज अ वर्क ओरिएंटेड, है ना, वर्क ओरिएंटेड प्रोफेशन जो उसका होता है वो। इसमें क्या करता है वो, कि मेरा आज एक प्लान है कि मुझे 4 दिन में कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए, एक सेकंड, हाँ, मैं क्या करूंगी, मैं कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने सारे ग्रुप मेंबर से बात करूंगी कि देखिए 4 दिन में हमें कंप्लीट करना है। और दूसरा काम मैं क्या करूंगी, एज अ लीडर इंफॉर्मेशन देने का काम करूंगी, किसी भी चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ बताने का काम करूंगी, ठीक है। अब ग्रुप में कोई नई चीज ऐड करनी है या कोई नया व्यक्ति आ रहा है, तो उनके बारे में सब कुछ बताने का काम मैं करूंगी। तो ये नेतृत्व करता मतलब लीडर का काम होता है, एक वर्क ओरिएंटेड भूमिका होती है उसकी। दूसरा होता है संरक्षण भूमिका, मतलब कि प्रोटेक्शन। अब जो भी ग्रुप का लीडर होता है उसका ये होता है कि उसके ग्रुप के सारे लोग अच्छा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहें। अगर ग्रुप का एक व्यक्ति भी नहीं रहा तो क्या होएगा भैया, ग्रुप में 6 लोग हैं, ठीक है, और ग्रुप में 6 लोगों में से 2 लोगों की लड़ाई हो गई, ठीक है। अब उन 2 लोगों में से एक की 2-3 लोगों से बनती है और एक की 2-3 लोगों से बनती है, तो क्या होएगा, और लीडर वहां पर ऐसे ही है, लीडर को कोई मतलब ही नहीं है ग्रुप से, है ना, ग्रुप ऑफ होगा, ग्रुप बिगड़ जाएगा, है ना, और सब ग्रुप्स हो जाएंगे उसमें, सब ग्रुप्स हो जाएंगे, या फिर ग्रुप टूट जाएगा, तो जो 6 का था वो 3-3 का बन जाएगा, और कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि वो ग्रुप ही नहीं रह जाएगा। तो लीडर का काम क्या होता है, जो हमारे पहली बात तो लीडर को हर एक मेंबर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कि हर एक मेंबर जो है वो किस बैकग्राउंड से है, उसको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसकी स्किल्स क्या है, और कौन सा लीडर मतलब कौन सा मेंबर किस मेंबर के साथ ज्यादा प्रॉक्सिमिटी से, ठीक है। तो जब उसको हर चीजें पता होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में वो मदद करती है। दूसरा समर्थन करना, अगर मान लीजिए अगर आप लोगों में से अभी जैसे पुष्पलता जी ने बोला कि मैम मैं 5 बजे तक ही क्लास कर पाऊंगी, इसके बाद नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है पुष्पलता जी, मैं आपके लिए आज क्लास थोड़ा कम कर दूंगी, या हम 5 बजे ही कंप्लीट करेंगे। अगर मैं ऐसा ना करती, मैं बोली आप मेरे को मतलब नहीं है, आप चाहे आओ चाहे ना आओ, मैं अगर ऐसा बोल देती तो क्या होता, उनको बुरा लगता और वो कल से क्लास भी नहीं आती। तो हमेशा चीजों में समर्थन करना, एक सपोर्टिव वे, फिर प्रोत्साहन देना, कैसी भी परफॉर्मेंस हो आपकी, आप चाहे सही आंसर दो चाहे गलत आंसर दो, मेरा काम क्या है, आपको मोटिवेट करना। सही आंसर दोगे तो मैं आपको क्या बोलूंगी, हाँ आपने अच्छा किया, अच्छी परफॉर्मेंस थी। गलत आंसर दोगे कि तो आप सुधारने की कोशिश करो। इसको हम बोलते हैं गेट कीपिंग। इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ चाल, मतलब कि बाहरी चीजों से बचाने का काम करता है अपने ग्रुप को एज अ लीडर। तो ये सब लीडर का काम होता है। अब ग्रुप का क्या लाभ होता है, तो हमें हमारा जब ग्रुप होता है तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सबके पास एक अलग इंटेलिजेंस है, तो हमारी जानकारी प्राप्त होती है और कई लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और हमारा लक्ष्य केवल एक है, नेट क्वालिफाई करना, लेकिन नेट के साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है। हम किसी को जॉब भी दिलाने में मदद कर सकते हैं, किसी की आर्थिक समस्या है तो उसको भी मदद कर सकते हैं। तो समूह के माध्यम से बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। और हमारे जो पूर्वाग्रह रहते हैं, प्रेजुडिस या अंधविश्वास रहते हैं, वो भी नाश होते हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल यहाँ पर 6-7 लोग हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, तो अभी उनके बिहेवियर के बारे में जानते, तो हम जज करते हैं कि ये क्लास में ज्यादा बोलती है, इसको क्लास में मैम ज्यादा बुलवाती है, हम ऐसा जज करेंगे, लेकिन पीछे का चीज वो नहीं जानते कि हाँ ये पढ़ने में अच्छी है। तो ये सब चीजें जब हम ग्रुप में आते हैं ना, तो ये सब चीजें चली जाती है। अब इसकी सीमा, हर चीज का लाभ है तो सीमा भी है। क्या होता है जब हम ग्रुप बनाते हैं तो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, अगर बड़ा ग्रुप है तो, छोटा ग्रुप है तो ठीक है चीजें जल्दी पहुंचेंगी, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप हमने बना लिया तो अब हमको सबका चाहिए सहमति और 2-3 लोग है ही नहीं उपस्थित, तो भाई इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा उनका वेट करना पड़ेगा। और आपातकालीन स्थिति आ गई जहां पर हमें डायरेक्ट कोई डिसीजन लेना है और हम सारे ग्रुप वालों से नहीं पूछ सकते, तो भी दिक्कत है। तो कभी कभी आपातकालीन स्थिति आ जाती है और परिणाम और लक्ष्य तेजी से प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए मेरे ग्रुप में मैंने 2-3 लोगों से नहीं पूछा और मैंने कोई डिसीजन ले लिया, तो भाई वो तो अब मैं नहीं आऊँ, मैं तो अब आपके ग्रुप में रहना ही नहीं चाहती या नहीं रहना चाहता, तो परिणाम और लक्ष्य भी
प्रभावित होते हैं। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन के कुछ ड्रॉबैक थे। ठीक है, आपका ग्रुप कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। मैम वो जो आपने उसके अंदर V3 जो बताए थे उसके अंदर टोन लेवल जो आपने बताया था कि 7% होना चाहिए, तो मतलब वो टोन लेवल मतलब वो 7 समझ टोन नहीं आया। नहीं होना चाहिए। 7% काम करता है हमारा वर्ड, टोन नहीं। टोन काम करता है 38%। हम जब भी कोई बात करते हैं, देखिए आप बात करें, जैसे मैं बात करी हूँ, अब मैं धीरे बोलूँ, आ रही है आपको आवाज? नो मैम। नहीं आ रही है। अब मैंने क्या किया, अपने टोन का यूज किया। टोन मतलब मेरा वोकल लैरिंग्स का यूज किया अच्छे से। मैंने क्या किया, नीतू सिंह जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है? यस। आई, ठीक है। दूसरा, मैंने हाथ के एक्सप्रेशन कहाँ रखे? यहाँ पर गले के पास। आवाज आ रही है क्या? आ रही है क्या? हाथ। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा वोकल और मेरी वॉइस तीनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आया इतना समझ में? तो इसमें क्या कितना काम करता है वो रेशियो बताया गया। तो वर्डिंग, वर्बल हमारा 7% काम करता है, टोन 38% काम करता है, और बॉडी लैंग्वेज 55% काम करता है कोई भी कम्युनिकेशन में। और ये कोई भी नहीं, काइनेटिक्स की बात चल रही है ये। ठीक है, काइनेसिस की बात चल रही है। आया समझ में? जब हम काइनेसिस में होते हैं तो हम ओके बॉडी मैम। लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं, फिर वोकल का, और आवश्यकता पड़ी तो वर्बल का यूज करते हैं। इसलिए उसका रेशियो है, इसको हम 3V कहते हैं। ठीक है, आया? जी मैम, थैंक यू मैम। चलिए, तो आप लोगों का इतना कंप्लीट हो गया। और इन सब में ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ग्रुप कम्युनिकेशन आप लोग याद रखिएगा। और बाकी इंटर कल्चर से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो हर पॉइंट आपको जानना जरूरी है। तो आई थिंक क्लास यहीं पर कंप्लीट करना चाहिए। क्वेश्चन आंसरिंग मैं कल पूछूंगी क्योंकि कल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कल तो संडे है, परसों लेंगे क्लास। हाँ तुषार पूछिए। मैम आपने जो पैरा लैंग्वेज में बताई थी, पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लियरिटी, मैम मेरे को पिच का मतलब समझ में नहीं आ रहा है आया। पिच मतलब क्या होता है? आपने डीजे बजाया? डीजे, डीजे सुना है? जी मैम, बजाया अभी। बेस पता है? बेस, जी जी। बेस और पिच दो चीजें होती हैं। पिच मतलब कि हमारी वॉइस में मॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है। जैसे मेरी आवाज है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरी आवाज सुनने में अच्छी लगती होगी, लेकिन किसी की आवाज है गढ़ती है आपको। जैसे एक कोयल होता है और एक कौवा होता है, वो दोनों से आप समझिए। कोयल की आवाज सुनने में आपको कैसा लगता है? बहुत मधुर मैम। और कौवे की आवाज सुनने में कैसा लगता है? मैम कशैला। जैसे तो उसको हम पिच कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच। आया समझ और में? जी मैम, क्लियर, थैंक यू मैम। जी, और कुछ क्वेश्चन? एनीवन? क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज हम चलते हैं, रखेंगे फिर। पॉइंट तो समझ में आया ना आप लोगों को सारे? आज का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन आंसर पूछना है या नहीं पूछना है? यस हेलो, यस मैम। चलिए पूछ थोड़ा थोड़ा ना। पुष्पलता जी आप कर सकते हैं लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से कुछ कुछ पूछती हूँ। आज हमने क्या पढ़ाई की है, बाकी सब मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे नीतू सिंह जी। बाकी सब मैसेज करिए। आज हमने क्या किया, क्या पढ़ा है आज? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी गुड। शिखा, नीतू सिंह जी आप बताइए। नहीं आ रही आवाज, ठीक है। शिखा जी आप बताइए क्या पढ़ा है हमने? जी मैम। मैम नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वेरी गुड, ठीक है। सोफिया जी आप मुझे बताइए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल? सोफिया जी। जी मैम। मैम जहाँ पे हम शब्दों का उपयोग नहीं करते, इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, वो नॉन वर्बल है। और जिसमें हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वेरी गुड, ठीक है। एकता गुप्ता आप मुझे बताइए आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, और बाकी लोग मैसेज करेंगे आर्टिफैक्ट्स क्या होता है। बताइए एकता गुप्ता जी। जी मैम। व्यक्ति के पास वस्तु के हिसाब से मतलब पता चलता है कि ये मतलब कि जैसे आपने प्रिंसिपल और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था। कौन सा वाला एग्जाम्पल?
रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन। वेरी गुड, ठीक तो है। रेड पेन प्रिंसिपल रहता है, रेड पेन टीचर रहता है, ग्रीन पेन प्रिंसिपल रहता है और ब्लू पेन स्टूडेंट। वेरी गुड, चलिए अब मुझे बताएंगे सैली जी। सैली जी आप मुझे बताइए हेपेटिक्स मतलब क्या होता है? जिसमें टच के द्वारा हमें मैसेज मिलता है, स्पर्श के द्वारा मैसेज मिलता है। वेरी गुड। काजल जी आप मुझे बताइए क्रोनेमिक्स मतलब क्या होता है? जैसे कि जो व्यक्ति है वो मतलब समय का कैसे उपयोग कर रहा है, टाइम टाइम का उपयोग कैसे कर रहा है। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि कोई योगा का स्टूडेंट है जो मॉर्निंग में अपना योगा मैट लेके पार्क में जा रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम उसे पहचान लेंगे कि वो योगा करने जा रहा है, अपने टाइम का मतलब यूज कर रहा है। वेरी गुड। चलिए सुजाता जी आप मुझे बताइए ऑल्फैक्टिस मतलब क्या होता है? सुजाता पांडा जी आवाज आ रही है? अरुण जी आप बताइए, अरुण कामकर। नो वॉइस। चलिए विकास राणा जी आप बताइए। जी मैम, सुगंध या गंध के माध्यम से जैसे मैसेज प्राप्त करना। ठीक है। जनरली हम परफ्यूम लगाते हैं तो कोई परफ्यूम अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है। पसीने की स्मेल आती है तो पित्त प्रवृत्ति वाले ज्यादा होते हैं, उनको पसीने की स्मेल ज्यादा आती है। ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट बताएंगे पूजा जी। पूजा जी मुझे बताइए आप काइनेसिस मतलब क्या होता है? पूजा गौर। मूवमेंट के जरिए जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको काइनेसिस कहते हैं। जैसे कि ट्रैफिक जो पुलिस वाला होता है जो हमें सिग्नल देते हैं, जैसे जिसमें 3 V's बताया था आपने, वर्बल, वोकल, विजुअल। वेरी गुड। मानसी देवी जी आप मुझे बताइए प्रॉक्सिमेसी मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमेसी बताइए। प्रॉक्सिमेसी मतलब बताएंगे। चलिए मानसी जी आप बताइए। मानसी देवी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, केवल मानसी जी हैं वो बताइए। केवल मानसी जी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा। ये तो डिस्टेंस के हिसाब से होता है। जो अगर बोला जाए, अगर स्कूल में देखते हैं हम टीचर कहाँ खड़े हैं, स्टूडेंट्स कहाँ खड़े हैं, वो देखते हैं तो वो डिस्टेंस, अगर आपने जैसे बोला आप रेलवे स्टेशन में बैठ के देखते हो कि कोई दो लड़कियां बात कर रही है, कितनी दूर दूर है, तो वो कौन है? अनजान लोग होते हैं तो दूर दूर से बात करते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं तो वो पास पास खड़े हैं। इस तरह से वो हम अंदाज लगा सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अब मुझे 3V बताएंगी निधि जी। निधि गायरोला जी बताइए 3V। मैम 3V होता है वर्बल, वोकल और विजुअल। वेरी गुड। मुझे बताएंगे पद्मनी साहू जी वोकल कितना काम करता है? 38%। वेरी गुड। 38%। प्रतिभा श्रीवास्तव जी आप मुझे बताइए आपका लास्ट जो था मैंने बताया था वो कौन सा था और कितना काम करता है? लास्ट वाला। प्रतिभा श्रीवास्तव जी आवाज नहीं आ रही है। पुष्पा जी आप बताइए। पुष्पा मुर्गद जी। पुष्पा मुर्गद जी हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज। ठीक है मैं बाहर हूँ मैम, सॉरी। अच्छा ओके ओके नो प्रॉब्लम। पुष्पलता जी आप बताइए लास्ट वाला कौन सा था और कितना परसेंट काम करता है? विजुअल 55%। वेरी गुड। चलिए तो आज के लिए आपका इतना होता है। मुझे आप एक चीज, एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मुझे बताएंगे। हाँ, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कविता जी आप बताइए। कविता मखाड़िया जी। मैम इंटरकल्चर मतलब जब दो लोग जो अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए हैं और जब वो दोनों कम्युनिकेट करते सॉरी, उसको इंटर कल्चर कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके वेरी गुड। मुझे बताएंगे अदिति शाह।
इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज बस करते हैं या और कुछ चीजें भी? नहीं मैम, पूरी कल्चर की इंटरेक्शन होती है, इंटरचेंज होती है। कल्चर में से सारी रीति रिवाज जो भी इंक्लूड होती है कल्चर में, सारी चीजें इंटरचेंज होती है। वेरी गुड। चलिए अब मुझे अलका जी आप बताइए ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा। 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं ग्रुप में। हाँ ठीक है। एक लीडर होता है जो कंट्रोल करता है ग्रुप को। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे काजल जी, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मैम प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। वेरी गुड। कौन सा ग्रुप में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते? सेकेंडरी ग्रुप। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे योगा विद पूजा चंद्रा जी, प्राइमरी ग्रुप कौन सा होता है और कैसा होता है? प्राइमरी ग्रुप में मतलब रिलेशनशिप में होता है, जो हमारे रिलेशन में होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। क्लोज, हाँ क्लोज रिलेशनशिप में होता है। राधिका जी आप मुझे बताइए कि हमारा जो लीडर होता है वो उसकी भूमिकाएं क्या क्या होती, क्या करता है वो ग्रुप लीडर? मैम जैसे आप लीडर हो हमारे क्लास की, तो पूरी क्लास को मेंटेन कर रहे हो ना। वैसे आपने बताया था कि ग्रुप लीडर अगर अच्छा होगा तो ग्रुप चलेगा, नहीं तो ग्रुप टूट जाएगा, छोटे छोटे ग्रुप में बन जाएगा, फिर वो भी टूट जाएगा। तो लीडर को सशक्त होना चाहिए मैम। मैंने 2 भूमिकाएं बताई थी, एक टॉपिक पूरा नाम लिखा था, वो मुझे बताइए। निगम जी आप बताइए वो पूरे टॉपिक का नाम क्या था, जो 2 वर्ड्स थे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। हाँ पूनम जी आप बताइए। निगम आप बता कार्य रहे हो? उन्मुख। हाँ बता रहे हो निगम जी? नहीं सॉरी मैम, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, एकदम से निकल गया दिमाग से। कोई बात नहीं, बताइए पूनम जी आप। कार्य उन्मुख भूमिका होती है जो सूचना देना, कोई नया आया है तो उसका परिचय करके देना, ये उसके कार्य। और एक होती है संरक्षण भूमिका, यानी समझौता करवाना, समर्थन करना, किसी को प्रोत्साहन देना और बाहरी चीजों से बचाना ग्रुप को। ये संरक्षण भूमिका, 2 भूमिका। वेरी गुड। तुषार जी आप मुझे ड्रॉबैक बताइए ग्रुप कम्युनिकेशन का। मैम ड्रॉबैक मैम समझा नहीं मैं। ड्रॉबैक मतलब हानि, सीमा। सीमा क्या होती है? अच्छा जी मैम। मैम ग्रुप कम्युनिकेशन क्या ना, ये मैम हाँ हाँ अधिक समय तक, ये मैम अब अधिक समय तक चलता है ये, और मैम ज़्यादा याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब इसका ये हुआ कि हमें कोई सूचना पहुंचानी तो टाइम लगता है, हम कोई भी कार्य आपातकालीन स्थिति में करना चाहते तो नहीं कर पाते इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जी मैम। थोड़ा ग्रुप कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब हानियां क्या है, जो चीज सुधारनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग की क्लास आज समाप्त होती है, मैं आप प्रेयर कराती हूँ, फिर हम लेफ्ट करते हैं, ठीक है। कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद। मेरे साथ साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र करेंगे सभी लोग, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। भगवान महाकाल आपके आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखों से मुक्ति कराएं, आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। दोनों हाथ को रब करेंगे सभी, अपने बॉडी के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। Make a positive covering outside your body. Again rub your both palm. Now put your palm on your eyes. Very good. Now gently open your eyes. Thank you so much सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम रिकॉर्डिंग मैम, बंद कर नमस्ते। दीजिए। हाँ हाँ नमस्ते। कल मौज